नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पिछला लेक्चर लगभग 1.5 घंटे का हो गया। मुझे लगा कि अभी तो 1 घंटे भी नहीं हुए होंगे, बट ठीक है। अगर हमें चीज़ों को सही से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, तो समय तो देना पड़ेगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़िए। बस एक बार जो पढ़ रहे हैं ये एक ही जगह काम नहीं करेगा, ये आपके अलग अलग कई जगहों पे काम करेगा, तो वहाँ का समय आपको ये बचा रहा है। वैसे भी आप रिमाइंड आईएएस का जो ध्येय वाक्य ही देखेंगे, हम लिखते हैं कि बार बार समय और फीस लगाकर पढ़ने से बेहतर है कि एक बार गुणवत्तापूर्ण अध्ययन किया जाए। और इसी चीज़ को लेकर मैं अपने क्लास को आगे भी बढ़ा रहा हूँ और पढ़ाता भी हूँ कि एक बार अच्छे से पढ़ाया जाए, कि सारी बातें क्लियर हो जाएं। और ऐसा नहीं कि कुछ दिन कोई, जैसे आप लेक्चर देख रहे हैं तो आपने मेरा लेक्चर देखा, फिर कुछ बात समझ में नहीं आई, अब कुछ और यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं, अब कुछ और यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं अलग अलग, तो उससे आपका भी समय बर्बाद होगा और फिर मेरे पढ़ाने का औचित्य भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं पूरी हर एक बात को यहाँ बढ़ा के चल रहा हूँ। और वैसे भी कई लोग बोल रहे थे कि ये समझ में नहीं आ रहा है, किताब में पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, या कई लोगों को क्लासों में भी समझ में नहीं आया है। तो इसलिए मैंने एकदम जीरो से बता रहा हूँ, जिससे कि कोई आपको अलग से दिमाग न लगाना पड़े इसमें। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पिछला लेक्चर अर्धचालकों पर आके रुक गया था। उसके पहले हमने बात जो भी था वो कर लिया था। अब हम अर्धचालक के बारे में डिटेलिंग करते हैं। देखिए, इसको लिखते हैं हम क्या, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, स्पेलिंग शायद गलत हो गया, कंडक्टर, देखिए स्पेलिंग गलत होने लगा अभी। सेमी कंडक्टर। चलिए, तो अर्धचालक क्या है। एक्चुअली लोगों को ये पता था कि एक तो चालक होता है, दूसरा कुचालक होता है। अर्थात अगर ये लोहा है, इसमें हम विद्युत को जोड़ देंगे तो इसमें विद्युत पास होती है, विद्युत धारा बहने लगती है। और अगर ये वाला मान लीजिए प्लास्टिक है, लकड़ी है, तो इसमें अगर हम वायर को जोड़ते हैं, करंट को जोड़ते हैं, तो धारा नहीं प्रवाहित होती है। तो मुख्य रूप से दो लोगों को यही पता था कि एक कुचालक है और एक चालक है। बट बाद में लोगों को ये भी पता चला कि कुछ ऐसे तत्व हैं या कुछ ऐसे यौगिक हैं, तत्व भी हैं और यौगिक भी हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं और कुछ ऐसे यौगिक हैं जो कुचालक और चालक के बीच का काम करते हैं। न तो पूर्ण रूप से वो कुचालक हैं, न तो पूर्ण रूप से वो चालक हैं, बल्कि बीच का काम करते हैं। कुछ स्थितियों में वो कुचालक की तरह काम करते हैं और कुछ स्थितियों में वो चालक की तरह कार्य करते हैं। कुचालक की तरह कार्य कब करते हैं, जब उनको निम्न ताप पे रखा जाता है, 0 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे कम ताप पे रखा जाता है, तो वो एक कुचालक की भांति कार्य करते हैं। और जैसे ही उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो फिर वो चालक की भांति कार्य करने लगते हैं। तो इसी बात को हम देखते हैं। देखिए, चालक, कुचालक और अर्धचालक की बात हमें करनी है। अर्धचालक को हमने परिभाषित तो ऐसे बता दिया है कि कुछ ऐसे तत्व या यौगिक जो सामान्य ताप पर तो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, परंतु ताप के बढ़ाने पर उनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है और धारा बहने लगती है। कोई पूछेगा जैसे, तो आप चाहें तो एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं। एग्जाम्पल में तत्व की अगर हम बात करें कि तत्व कौन कौन से हैं। अब देखिए, तत्व क्या है। जब आप रसायन विज्ञान पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको यही सब पढ़ना पड़ता है कि पदार्थ क्या है, तत्व क्या है, मिश्रण क्या है, यौगिक क्या है। खैर, उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर हमारा एक्सटेंड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो शब्द यहाँ प्रयोग होगा वो ज़रूर बताऊँगा मैं आपको। देखिए, तत्व क्या है पहले तो समझ लीजिए। तत्व में एक यहाँ सिलिकॉन मिलता है और एक यहाँ जर्मेनियम मिलता है, और भी मिलते होंगे,
बट तो याद कर लीजिए कि तत्व कैसे तत्व, अर्धचालक तत्व एक सिलिकॉन है, एक जर्मेनियम है। और यौगिक, तो यौगिक में आप देखेंगे बहुत से हैं, इसमें भी कुछ कार्बनिक हैं, कुछ अकार्बनिक हैं, उतना डिटेलिंग नहीं करना है हमें। तो यौगिक कौन कौन से हैं? यौगिक हमको पता है कि कैडमियम सल्फाइड है, गैलियम आर्सेनाइड है, और भी ऐसे बहुत से हैं। कैडमियम सल्फाइड लिख लीजिएगा अगर आपको ये लिखना हो तो, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, आर्सेनिक ये है तो आर्सेनाइड। अब आपको मैं बता दूं कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है। तो देखिए, जब हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं। पदार्थ क्या होता है आपको पता है, कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जो जगह घेरती हो, और जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के सहारे, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, इनके सहारे अगर इसमें से किसी एक के सहारे समझ जाते हैं या उसका अनुभव कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पदार्थ। देखिए, गैस एक पदार्थ है क्योंकि गैस को हम नाक से सूंघ सकते हैं। पानी क्या है, द्रव, उसको देख भी सकते हैं, टच करके भी समझ सकते हैं। ये बोर्ड ठोस है, टच करके भी समझ सकते हैं, आंखों से देख कर भी समझ सकते हैं। तो ये केमिस्ट्री की बात है, पूरा विज्ञान अपन इस चैप्टर में नहीं पढ़ सकते। हाँ, लेकिन टर्म्स आपको आ जाए, इसलिए मैं हर एक टर्म जो यहाँ पे यूज होगा साइंस का उसको समझाते जाऊँगा। देखिए, पदार्थ क्या है समझ गए। तो पदार्थ को बांटा गया है एक तो भौतिक आधार पर, पूरा नहीं लिखूंगा मैं, केवल आपको बोल दे रहा हूँ, समझ लीजिए आप। एक भौतिक आधार पर बांटा गया है और एक बांटा गया है किस पर, संघटन के आधार पर। संघटन के आधार पर मतलब उसमें क्या क्या है। तो भौतिक आधार पर आप देखेंगे कि ठोस, द्रव, गैस, और भी आप देखते हैं आगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, चेन मेल्टेड स्टेट नया आया है, प्लाज्मा है, ये सब हो जाते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। और संगठन के आधार पर एक दो ही तरीके के होते हैं, एक होता है क्या, शुद्ध पदार्थ, और एक क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ, या मिश्रण भी बोल देते हैं, अशुद्ध पदार्थ। अब इतना हम नहीं जाएंगे। शुद्ध पदार्थ में क्या करेंगे, शुद्ध पदार्थ को दो तरीके से तोड़ा गया है, एक तोड़ा गया है तत्व और एक तोड़ा गया है यौगिक। तो तत्व क्या होते हैं, तत्व को अगर आपको किसी को समझाना है तो बता सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनको किसी भी रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया द्वारा और अन्य अवयव में नहीं तोड़ा जा सकता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, तत्व। जैसे आप लोहा ले लीजिए, अब लोहा को कितना भी तोड़ लेंगे मिलेगा लोहा ही। लोहा को तोड़ेंगे तो कभी भी उससे निकिल, अगर वो शुद्ध है तो उसमें वो निकिल और आपको एल्युमिनियम नहीं निकलेगा। लोहे को कितना भी तोड़ लीजिए लोहा ही निकलेगा, इसलिए लोहा क्या है, एक तत्व है। अर्थात क्या बताया मैं कि कोई भी वस्तु या वे पदार्थ या वे शुद्ध पदार्थ भी बोल सकते हैं जिनको अन्य अवयव में नहीं तोड़ा जा सकता है, उसको हम बोलते हैं क्या, तत्व। तो समझ गए आप। जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे 118 तत्व दिए हैं, अर्थात वो इस परिभाषा को फॉलो करते हैं। और यौगिक क्या होता है, तो यौगिक होता है जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, यौगिक। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि निश्चित जो अनुपात है वो क्या है। जैसे पानी को देखिए, पानी का हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, H2O। अब इस ब्रह्मांड में कहीं भी पानी आप ढूंढेंगे तो 100% है कि उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु होंगे और एक ऑक्सीजन का होगा। और अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की ये वाली स्थिति दिख गई तो हम उसको पानी बोलेंगे। और भी कुछ भी आप देख लीजिए, जैसे आप सोडियम क्लोराइड NaCl फिक्स है कि सोडियम का एक रहेगा, क्लोराइड का एक रहेगा, मतलब क्लोरीन का एक रहेगा। तो दो तत्व देखिए, सोडियम एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है, उन दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर हमने यौगिक बना लिया। अब ये अनुपात कोई बिगाड़ नहीं सकता कभी, और बिगाड़ेगा तो फिर वो नमक नहीं रहेगा, मतलब NaCl नहीं रहेगा। और
यही हाल इसका पानी का है। देखिए अगर H2O इस अनुपात को आप बिगाड़ देंगे तो वो पानी नहीं कहलाएगा। तो समझ गए होंगे आप कि तत्व ऐसे पदार्थ रहेंगे जिसको तोड़ना शुरू करें, कितना भी तोड़ लें तो एक अलग अवयव उसमें ना आए, एक ही चीज़ आए। और अच्छा देखिए, यौगिकों को तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं। यौगिकों को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक ऑक्सीजन आ जाएगा, एक सोडियम आ जाएगा, एक क्लोरीन आ जाएगा। लेकिन आयरन को केवल तोड़ेंगे तो आयरन ही आएगा, वो तत्व है। तो तत्व यौगिक समझ लिए आप। बाकी फिर देखते हैं कि मिश्रण आता है, तो मिश्रण में बोला जाता है कि किन्हीं दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला दो, मतलब फिक्स न रहें। जैसे नींबू पानी हम बनाते हैं तो कई लोग 2 नींबू डालते हैं और कई लोग 1 नींबू डालते हैं। कई लोग शक्कर डालते हैं उसमें, अगर शक्कर के हिसाब से बना रहे हैं तो 250 ग्राम शक्कर डाल देते हैं, कुछ लोग 50 ग्राम शक्कर डालते हैं। अनुपात फिक्स नहीं है, लेकिन दोनों फिर भी बोलते हैं कि नींबू पानी है। फिर भी क्या बोलते हैं, नींबू पानी ही बोलते हैं। मतलब इस ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ नींबू पानी पाया जाएगा वहाँ पे नींबू और पानी का अनुपात फिक्स नहीं रहेगा, वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन यौगिक जो रहेंगे वो फिक्स रहेंगे। उनके फिक्स जैसे ही बदलोगे आप तो फिर वो उस नाम से जाने ही नहीं जाएंगे। तो ये रसायन विज्ञान की बात है। तत्व यौगिक आया तो मैंने आपको बता दिया। तो समझ सकते हैं आप कि क्या है, यौगिक भी पाए जाते हैं कैसे, अर्धचालक जैसे, और तत्व भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा कभी पूछ लेगा कि अर्धचालक हो सकते हैं, ऑप्शन में दे देगा केवल तत्व, ऑप्शन में दे देगा केवल यौगिक, ऑप्शन में दे देगा ए और बी दोनों। तो दोनों में इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों आप वहाँ लिखेंगे, केवल तत्व नहीं है और केवल यौगिक नहीं है। अभी अर्धचालक क्या है उसकी कहानी शुरू हो रही है, अभी तो हम स्टार्ट किए इसको पढ़ना। अर्धचालक समझ गए, सिलिकॉन, जर्मेनियम तत्व है, और यौगिक में कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, इससे बहुत से हैं। अच्छा, अर्धचालक जो हैं इनको सही से समझाने के लिए हमें 2 बात और समझनी पड़ेंगी जो पहले समझा चुका हूँ मैं आपको। एक है बद्ध इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझिएगा, एक है बद्ध इलेक्ट्रॉन और एक है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। याद भी आपको ये बात आ रही होगी कि हाँ ऐसा तो हमने समझा है, बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए बद्ध इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बताया था कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन धनावेशित है और ऐसे इधर कक्षाएं बनी हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 2n² से भरता है, वो मैंने बताया था आपको। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो अलग अलग प्रकार के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है, खींचते हैं वो, और एक जैसे आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो ये नाभिक धनात्मक है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच के बांध के रखा है। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है कि ये इलेक्ट्रॉन अंदर जो है, उस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी परमाणु के नाभिक के समीप वाले कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, और धारा प्रवाहित होने के लिए उनका योगदान नहीं होता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, तो हम बोलेंगे किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में, जो सबसे बाहरी हो, समझा चुका हूँ पहले मैं आपको, सबसे बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और धारा के प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन नहीं। जैसे पहले मैं आप लोगों को केवल इलेक्ट्रॉन बताया कि होता है, लेकिन यहाँ पढ़ने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि बद्ध इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। तो आप हमेशा कहीं भी कुछ कोई पूछे कि धारा के प्रवाह के लिए बद्ध इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी हैं या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन, आप बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन की परिभाषा क्या बोलेंगे कि नाभिक के पास वाले कक्षाओं में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पीछे के लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि बद्ध इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए बहुत मुश्किल होता है, नहीं निकाल पाते हैं हम,
लेकिन जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसको कुछ ऊर्जा देकर हम बाहर निकाल सकते हैं। और उस ऊर्जा का मैंने परिभाषा बताया था, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव। उस ऊर्जा को जिसे पाकर एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को त्याग देता है, क्या बोलते हैं, आयनन विभव। और एक इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु में एंटर करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है उसका हमने नाम आपको बताया था इलेक्ट्रॉन बंधुता। चलिए, तो आप मुक्त इलेक्ट्रॉन दिमाग में रखिएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही धारा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार हैं। अब हमको यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि चालक, तीन चीज़ों का मैं यहाँ बात करूँगा। मैं यहाँ बात करता हूँ चालक का, एक बात करता हूँ यहाँ कुचालक का, और फिर एक यहाँ बात करता हूँ अर्धचालक का। तीनों को एक तरीके से समझते हैं कि क्या है ये। देखिए, हमने क्या बताया कि जो बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, और हर इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से इसको समझा रहा हूँ, डिटेलिंग इसमें ज़्यादा होगी तो आपको उलझन होगा। कि जो चालक होते हैं उनमें क्या होता है, ऊर्जा के दो स्तर होते हैं। ऊर्जा के दो स्तर, दो स्तर मतलब क्या, दो डब्बे होते हैं समझ लीजिए। एक डब्बे में कुछ और इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे डब्बे में कोई और इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये नीचे जो है इस डब्बे का नाम हम क्या बोलते हैं, चालन बैंड, नहीं इसको हम बोलते हैं संयोजी बैंड। इसका नाम हम देते हैं संयोजी। और बैंड, बैंड मतलब क्या होता है कि अलग अलग ऊर्जा वाले, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ अलग ऊर्जा है उनके पास, अगले वाले का कुछ और है, अगले वाले का कुछ है, तो उन सभी के ऊर्जा का लाइन खींचा जाए तो उन लाइन के समूह को हम क्या बोलेंगे, बैंड। बैंड मतलब क्या, अलग अलग ऊर्जा है इलेक्ट्रॉनों का, और उन अलग अलग ऊर्जाओं को एक अलग अलग रेखा से हम दिखाएं तो उन सभी रेखाओं का एक डब्बा बना लेंगे तो क्या बोलेंगे, बैंड, स्तर। तो देखिए, एक ये संयोजी बैंड, और ऊपर वाले को हम बोलते हैं क्या, चालन बैंड। ऊपर वाले को हम बोलते हैं क्या, चालन बैंड। इंग्लिश में कंडक्शन बैंड, इसको वैलेंसी बैंड। तो चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे धारा के बनने के लिए, धारा प्रवाह के लिए वही जिम्मेदार हैं। संयोजी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं वो जिम्मेदार नहीं है। सिंपल समझ लीजिए कि इस डब्बे में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो आराम करेंगे, और इस डब्बे में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनके बहने से धारा बहेगी। तो जैसे संयोजी बैंड जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा रहा हूँ गोल गोल। अभी चलिए गोल गोल ना दिखाकर ई दिखाता हूँ, क्योंकि गोल गोल से आपको दिक्कत होगा। ई दिखा रहा हूँ, ऊपर माइनस नहीं लगा रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें है, और ये संयोजी बैंड सामान्यतः क्या होता है, पूर्णतः भरा होता है, पूर्णतः भरा होता है। और चालन बैंड में क्या होता है, आंशिक रूप से भरा होता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरा नहीं होते हैं, थोड़ा खाली होते हैं। और जैसे ही इस अर्धचालक को हम इस चालक को हम जोड़ते हैं धारा से, तो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन हैं, ये चालन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं, चलने लगते हैं, और इसमें धारा बनने लगती है। जब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो जगह यहाँ खाली पड़ेगी और गर्म होगा ये, तो इनको भी कुछ ऊर्जा मिलेगी, और ये भी फिर क्या करने लगेंगे, क्योंकि ऊपर वाले तो हट गए, तो ये जंप मार के इसमें जाने लगेंगे, जंप मार के। और देखिए जंप मारना बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा कूदेंगे, यहाँ जाएंगे, थोड़े से ऊर्जा में कूद जाएंगे। तो चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे वो धारा धारा को बनाएंगे, और जो संयोजी बैंड में रहेंगे वो धारा के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। अच्छा, कुचालक जो होता है इसमें क्या होता है, देखिए ये है चालन बैंड, ये है चालन बैंड, और ये यहाँ नीचे है क्या, संयोजी बैंड। चालन बैंड और ये संयोजी बैंड। तो संयोजी बैंड क्या होता है, ऐसे इनका भी संयोजी बैंड पूरा भरा होता है, पूरा भरा होता है, और इनका जो चालन बैंड रहता है पूर्णतः खाली रहता है।
पूर्णतः खाली, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है दूसरे शब्दों में। तो अब क्या होगा, अगर इसको हम धारा से जोड़ेंगे तो देखिए चालन बैंड का इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और जब चालन बैंड का इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर इसमें धारा नहीं बनेगी। अच्छा, मान लीजिए गर्म होता है थोड़ी देर वो, तो गर्म होने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी तो यहाँ कूदेगा, लेकिन ये बीच का गैप इतना ज़्यादा होता है कि ये गर्म होने के बाद भी कूद के यहाँ नहीं आ पाता है, और जब कूद के वहाँ नहीं जाएगा तो धारा नहीं बनाएगा। इस जो गैप दिख रहा है, इस गैप का नाम हम क्या देते हैं, ऊर्जा गैप। ऊर्जा गैप बोलते हैं या एनर्जी गैप बोल लीजिए। गैप को हिंदी में क्या बोलेंगे देखना पड़ेगा, एनर्जी गैप, बस इसी से समझिए आप, एनर्जी गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल। हाँ, हिंदी याद आ गया। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वर्जित मतलब रोकने वाला ऊर्जा अंतराल। ये नाम देना चाहेंगे, दे लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि चालन बैंड पूर्णतः खाली है, ये पूर्णतः भरा है, इनके बीच का गैप इतना ज़्यादा है कि उतनी ऊर्जा इनको मिल ही नहीं पाती है कि ये जंप करके इसमें जाएं, और उसमें नहीं जाते हैं तो धारा नहीं बनती है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ तो आपने गैप बताया, यहाँ क्यों नहीं गैप बताया। तो अब समझ लीजिए उसको कि चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका संयोजी बैंड पूर्णतः भरा होता है, चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है, और वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, 0। मतलब कोई गैप की आवश्यकता है ही नहीं, थोड़ी सी ऊर्जा मिली इनको तो इसमें चले जाएंगे। तो चालक जो होते हैं उनमें ऊर्जा गैप जो होता है नहीं होता है, इसलिए उसके चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों अतिव्याप्त हैं, अर्थात एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। अतिव्यापन इसको हम बोलते हैं, इसलिए उसका ऊर्जा गैप क्या है, 0। अच्छा, कुचालक में क्या है, तो संयोजी बैंड भरा हुआ है, लेकिन इससे कुछ काम होना नहीं, हमको पता है, इसमें इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ये पूर्णतः खाली है, और गर्म भी हो जाए, थोड़ा धारा लगाए रहें और सोचे कि बाद में चलने लगे, नहीं चलेगा, क्योंकि इनको ऊर्जा मिलेगी भी तो इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी कि वो इस गैप को फिल करके यहाँ पहुँच जाएं। मतलब ये गैप बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी तब गैप को भर पाएंगे, उतना ऊर्जा उनको मिलती नहीं है, और उससे ज़्यादा लगाते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं, धारा उसमें नहीं बनती है। तो कुचालकों में चालन बैंड पूर्णतः खाली, संयोजी बैंड पूर्णतः भरा होता है, लेकिन ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा गैप बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें धारा नहीं बह पाता। हमारा मुख्य काम किसका है, अर्धचालक का। तो अर्धचालकों में देखा गया कि इसमें क्या है, ये है चालन बैंड, ये है इसमें चालन बैंड, और ये यहाँ पे है ये संयोजी बैंड। तो संयोजी बैंड तो लगभग सबका ही भरा रहता है, संयोजी बैंड पूर्णतः भरा है, मैं केवल लिख देता हूँ, बना नहीं रहा हूँ, पूर्णतः भरा। और अगर हम निम्न ताप पर देखेंगे, निम्न ताप, बहुत कम ताप पे अगर जाके देखेंगे तो ये क्या रहता है, पूर्णतः खाली रहता है, पूर्णतः खाली रहता है। तो आपको पता है कि जब पूर्णतः खाली रहेगा तो धारा नहीं बनेगी, निम्न ताप पर जोड़ेंगे धारा नहीं बनेगी, इसलिए कैसा काम कर रहा है, कुचालक जैसा। मैंने बताया था ना कि कुछ स्थितियों में चालक जैसा काम करेगा, कुछ स्थितियों में कुचालक जैसा कार्य करेगा। तो देखिए अभी निम्न ताप पर क्या है, ये कुचालक जैसा काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ने से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये एनर्जी गैप जो होता है कम होता है, ऊर्जा गैप कम होता है, और ताप बढ़ने से इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है, और ये इलेक्ट्रॉन कूदकर इसमें आने लगते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन कूदकर इसमें आने लगेंगे तो इनमें धारा बनने लगती है। मतलब अर्धचालक थोड़ा गर्म जब होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आते हैं, और इलेक्ट्रॉन के कूद के आने से इसमें धारा बहने लगती है। तो एक बात और आपको अच्छे से यहाँ समझ लेना है कि ठीक है, अभी तो उसको जब प्रतिरोध बताऊंगा तभी समझाऊंगा, अभी इसको समझिए। तो ये बात अगर आप समझ गए तो एक मैंने उधर शब्द लिखा था क्या, होल वीवर या कोटर,
ये शब्द लिखा था। अब आपको ये समझ में आएगा। देखिए होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहाँ चला आएगा, मान लीजिए ये सब कुर्सी पे बैठे हैं यहाँ, तो ये जंप मार के यहाँ आ गया और धारा बनाने में काम आने लगा, तो यहाँ इसकी कुर्सी क्या रहेगी, खाली रहेगी। यहाँ इसकी कुर्सी खाली रहेगी, तो इधर का कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कुर्सी पे आके बैठ जाएगा। फिर अगर ये हट गया यहाँ से तो इस पर कोई आके कुर्सी पे बैठ जाएगा। तो ये जो खाली स्थान बनते हैं, इन खाली स्थानों को हम बोलते हैं कि ये धनात्मक आवेश जैसा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि धनात्मक आवेश क्या करता है, ऋणात्मक को खींचता है। तो इस होल में क्या हो रहे हैं, जैसे ही ये जगह छूटा तो इस होल पर दूसरा इलेक्ट्रॉन आके बैठ जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को वो खींच लिया। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जंप मार के इधर आते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ पे क्या होंगे, ऐसे ही खाली स्थान होल बनते रहेंगे। और वो होल हमें लगेगा कैसा काम कर रहे हैं, धनावेश जैसा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस होल पर तुरंत ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आके क्या हो रहा है, फिल हो जा रहा है। फिर जंप मार के भागा, फिर वो होल हो गया। तो मतलब ये जो होल है वो धनावेश की जैसा काम कर रहे हैं। और उसी होल को होल वीवर या कोटर कहते हैं। मतलब अर्धचालकों में जो धारा बन रही है, उस धारा को बनने के लिए जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन इसमें भाग के आया, यहाँ कोटर आ गया, होल आ गया, उस होल को फिर भरा जाएगा, फिर टूटेगा, फिर भरा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये खाली स्थान बन रहे हैं ये धनावेश जैसा काम करते हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या दे दिया गया, होल वीवर या कोटर। अब आप समझ गए होंगे कि होल, कोटर और वीवर क्या है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है, ये अगर आप समझ गए गैप वाला स्थिति, तो अब हम लोग अर्धचालक के प्रकार पे चले आते हैं। हमको ये पता चल गया कि अर्धचालक क्या है, ये बात आपको समझ गया। और ऊर्जा स्तर के हिसाब से आपने समझ लिया है कि अर्धचालकों में ऊर्जा स्तर कम होता है, जो गैप होता है, एनर्जी गैप कम होता है। निम्न ताप पर उसका चालन बैंड पूरा खाली होता है, और ताप बढ़ता है तो उसके चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कूद कर आने लगते हैं, धारा बनने लगती है, और संयोजी बैंड में होल बच जाते हैं या सीट बच जाती हैं। उन सीटों में इलेक्ट्रॉन खिंच खिंच के फिर आते हैं, तो वो धनावेश जैसा काम करता है, इसलिए उसको हम होल, कोटर या वीवर बोलते हैं अर्धचालकों का अध्ययन करते समय। और ये बोलते हैं कि अर्धचालकों में धारा इलेक्ट्रॉन और होल, वीवर या कोटर के कारण बनती है, उन दोनों के कारण बनती है। अब हम बात करेंगे कि अर्धचालक, जो अर्धचालक हैं ये क्या इनका कुछ प्रकार होता है, तो हम देख सकते हैं। अर्धचालक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, और दूसरा होता है क्या, अशुद्ध ना बोले, या ठीक है आप ऐसे बोले, अपद्रव्य। ये मतलब जिसमें कुछ मिला हुआ है, अपद्रव्य अर्धचालक। और अपमिश्रित बोल सकते हैं, अशुद्ध भी बोले तो चल जाएगा। अब ये तो बहुत आसान बात हो गई कि शुद्ध अर्धचालक क्या है। देखिए कोई अर्धचालक जब हम पकड़ेंगे, लेंगे, तो हम देखेंगे कि जो तत्व हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपने आप में ही अर्धचालक जैसा काम करते हैं। जैसे ये सिलिकॉन और ये जर्मेनियम, ये क्या हैं, इनके अंदर अपना खुद का गुण है कि ये अर्धचालक जैसा काम करते हैं। अर्थात ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये धारा जब इसमें जोड़ी जाती है तो थोड़ा गर्म होने के बाद अपने में से धारा प्रवाहित होने देते हैं। तो इसलिए क्या है, ये शुद्ध अवस्था में ही, प्योर स्थिति में अपने क्या करते हैं, अर्धचालक की भांति कार्य करते हैं, तो उसको बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। ऐसे अर्धचालक जो अपने आप में ऐसा गुण रखते हैं अर्धचालक की धारा उसमें बह जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्या, शुद्ध अर्धचालक। लेकिन
इनमें अर्धचालक, ये जो अर्धचालक होते हैं इनमें धारा बहुत अच्छे से नहीं बह पाती है, बहुत अच्छे तरीके से नहीं बह पाती है। अब बात आती है कि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम की थोड़ी सी बात यहाँ कर लेते हैं हम। खास बात यह है कि आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, तो क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और सोडियम के 1 है। तो हमने पढ़ा है कि जब भी किसी तत्व के बाहरी कक्ष में या परमाणु के बाहरी कक्ष में, सबसे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो फिर वो किसी से क्रिया नहीं करता है, अपने आप को स्थायित्व दे देता है, स्थायी हो जाता है, उसको टूटने का डर नहीं रहता है। और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉनों से कम इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में तो फिर वो अस्थायी रहता है, जल्दी से चाहता है कि कहीं जाके वो अपने 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करे और फिर वो स्थायी बनेगा। अब रसायन विज्ञान में आप पढ़ेंगे तो अपवाद भी है, जैसे हाइड्रोजन ले लीजिए, हीलियम ले लीजिए, कुछ उनमें 2 ही चाहिए होता है, 8 नहीं चाहिए होता है। बट मैं पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग तकनीक पढ़ रहे हैं, उन तकनीक में जो जुड़ी हुई बातें हैं आपको मेमोराइज कराते हुए चल रहा हूँ मैं। तो ये क्या करता है, जो 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये बोलेगा इससे कि 7 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, 8 करना है मुझे, तो ये देगा क्या? इसके पास 1 है, ये बोलेगा कि भाई 1 मुझे दे दो, तो इसको पता है कि 1 देने से मैं क्या हो जाऊँगा, उसके पहले 8 तो है ही, इसमें पहले वाले में 8 होगा, तो बोलेगा कि 1 देने से मैं स्थिर हो जाऊँगा, स्थायी हो जाऊँगा, तो बढ़िया है, दे देता हूँ। और ये 7 बोल रहा है कि 1 लेने से हो जाएगा, तो बढ़िया है, मैं भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। ऐसे ही 2 5 रहेंगे तब भी यही होगा, ये देगा ये लेगा। 2 5 क्यों, यहाँ पे इसको बोलेंगे 3 5। और अगर 2 और 6 रहेंगे तब भी ये देगा और ये लेगा। ऐसा अक्सर होता है रसायन विज्ञान में। आप देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन अगर दोनों 4 4 हों तब क्या होगा, ये 4 4 दोनों हों तब क्या होगा? हालांकि रसायन विज्ञान में इसके और भी कई चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे हम बोलते हैं कि सहसंयोजी दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कुछ शेयर करेंगे। बोलेंगे भाई तू कुछ दे मुझे, मैं देता हूँ, दोनों लोग आपस में बांट कर 8 8 हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सहसंयोजकता। बट वैसी चीज़ हमें उतना यहाँ आवश्यकता है नहीं। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि परमाणु या तत्व जो है वो क्या हो गया है, स्थायी हो गया है। अब उसको टूट फूट का, नाश होने का डर नहीं है। और अगर कम रहेगा तो फिर वो क्या करेगा, जल्दी से किसी और से मिलजुल के कैसे भी 8 बनाना चाहेगा अपने बाहरी कक्षा में। तो यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों को देखेंगे आप तो इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। इनके जो बाहरी कक्षा होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन के भी और जर्मेनियम के भी। तो ये क्या करते हैं कि 4 पे तो स्थायी रह नहीं पाते हैं, तो ये कुछ नहीं तो अपने से ही मिल जाते हैं। जैसे देखिए ये सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। मैं 4 ऐसे लाइन बना दे रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4। अब ये क्या करेगा, एक और सिलिकॉन को पकड़ेगा, फिर यहाँ एक और सिलिकॉन को ये पकड़ा, एक सिलिकॉन पकड़ा, ये एक सिलिकॉन पकड़ा, तो 4 4 इनके पास हैं। अब इन्होंने क्या किया कि ये बोला कि चल 1 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ डालता हूँ, ये बोलता है कि 1 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ डालता हूँ, ये बोलता है 1 इलेक्ट्रॉन मैं डालता हूँ, ये बोलता है 1 इलेक्ट्रॉन मैं डालता हूँ। तो फिर इसके लिए तो क्या हो गया, वो देखिए इसके लिए 4 ये और 4 इसका, 8 हो गया, स्थायी हो गया। ऐसे ही ये वाला सिलिकॉन होगा, ये भी ऐसे ही हाथ फैलाएगा चारों ओर, ये भी ऐसे करके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा और उससे वो क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? जैसे ये वाला भी क्या, ये हर एक 4 से जुड़ेंगे, ये 4 से जुड़ेगा, ये 4 से जुड़ेगा और ऐसे इसकी संरचना बनेगी। तो ये कुछ नहीं तो अपने से ही मिलके क्या कर लेते हैं, एक स्थायित्व तो अपने को प्राप्त कर लेते हैं। दोनों, जर्मेनियम में भी यही होगा, सिलिकॉन में भी यही होगा कि एक जर्मेनियम का परमाणु 4 अन्य जो जर्मेनियम के परमाणु हैं उनसे साझा करके, उनसे मिलके अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करके स्थायी हो जाता है। ऐसे ही जर्मेनियम करेगा। अब होगा क्या कि जैसे ये मान लीजिए 4 4 से, एक बार थोड़ा अच्छे से आपको बना देता हूँ तो समझ में आ जाएगी बात। देखिए
यहाँ पे मैं एक सिलिकॉन बना रहा हूँ, ये सिलिकॉन, और ये सिलिकॉन इस सिलिकॉन से जुड़ा, इस सिलिकॉन से जुड़ा, इस सिलिकॉन से जुड़ा, इस सिलिकॉन से जुड़ा, और ऐसा जुड़ने के बाद ये 8 बना लिया है सिलिकॉन। ये भी जुड़ा होगा 4 अन्य से। अब उतना बड़ा अपने को डायग्राम तो बनाना है नहीं। ये भी जुड़ा होगा 4 अन्य से, ये भी जुड़ा होगा 4 अन्य से, ये भी जुड़ा होगा 4 अन्य से। तो नॉर्मल ताप पर तो इनका 8-8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नॉर्मल ताप पर क्या हो रहा है, इनका चालन बैंड खाली और संयोजकता बैंड जो बद्ध इलेक्ट्रॉन है सब इसमें भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही ताप थोड़ा बढ़ता है तो ताप बढ़ने के कारण इनका जो ये बंध बना हुआ है टूट जाता है। ऊर्जा पाने के बाद बंध टूट जाता है, और जैसे ही बंध टूटता है तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो भी बंधे हुए हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो आपको पता है कि एक होल बन जाएगा, एक सीट बन जाएगी। फिर ऐसे ही और टूटेंगे तो फिर होल और इलेक्ट्रॉन बनते रहेंगे। जितने इसके बंध टूटेंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, बंधे नहीं रहेंगे अब, और उतने ही होल बन जाएंगे। और होल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं तो और तोड़ेंगे वो। मतलब एक समय के बाद इसमें जितने यहाँ पे होल बनेंगे, इसमें जितने ऐसे होल बन जाएंगे उतने ही यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बनेंगे। और फिर हमने जोड़ा है तो अब धारा इसमें बहने लगी। समझ गए होंगे आप। एक बार मैं फिर जल्दी रिवाइज करा देता हूँ कि शुद्ध अर्धचालक ऐसे होते हैं जो जिसमें और कुछ मिला नहीं होता है, सीधी सी बात, जो अपने आप में केवल खुद ही होते हैं और उसमें कुछ नहीं मिला है। जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन ही इसमें है और कुछ नहीं है। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो और 4 चाहिए इसको, तो क्या करता है, अपने सिलिकॉन से ही मिलके साझा कर लेते हैं, चलाते हैं ये काम। और सारे बंधे हुए हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो धारा बह नहीं रही है। मतलब उनका संयोजी बैंड खाली है, सॉरी चालन बैंड खाली है, संयोजी बैंड भरा हुआ है। अब जब इनका ताप बढ़ाएंगे तो ये बंध टूट जाता है। ताप बढ़ाने से ऊर्जा से ये टूट जाता है, और जब टूटता है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर कहाँ चला जाता है, चालन बैंड में, क्योंकि ऊर्जा स्तर कम है, यहाँ पे ऊर्जा गैप कम है। तो तुरंत वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक होल बन जाएगा, और उस होल को कोटर वीवर या होल बोलेंगे। और वो कोटर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फिर खींचेगा तो और टूटेंगे। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे चालन बैंड में उतने ही अंदर क्या हो जाएंगे, कोटर बन जाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि शुद्ध अर्धचालक क्या है। शुद्ध अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिसमें कोई भी अलग से अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है, और जो सामान्य ताप होता है उस पर तो ये कुचालक की भांति कार्य करते हैं, लेकिन ताप बढ़ने से इनका बंध टूटता है। बंध टूटता है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो उसकी सीट खाली होती है, होल बनता है, और वो होल इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और इस तरीके से क्या होता है, उसमें चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन मिलने लगते हैं और धारा बहने लगती है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप दिमाग में रखिए कि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, इन शुद्ध अर्धचालकों में कोई पूछेगा कि होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, कौन ज़्यादा होता है, होल ज़्यादा होता है या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो आप बोलेंगे दोनों बराबर होते हैं। जो शुद्ध अर्धचालक है इसमें धारा जब बनने लगी तो जितने इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही होल रहेंगे, दोनों की संख्या बराबर होगी। बट शुद्ध तरीके से अगर हम देखते हैं तो उतना बेहतर काम नहीं हो पाता है, तो फिर हमने क्या किया, अशुद्ध अर्धचालक बनाया, मतलब कुछ मिलाएंगे उसमें। अच्छा, ये शुद्ध अर्धचालक का एक और नाम होता है, कहीं किताब में पढ़ेंगे आप, तो नैज अर्धचालक, नैज अर्धचालक बोलते हैं लोग। अब क्यों नैज बोलते हैं ये नहीं पता है। नैज को कुछ लोग निज भी बोलते हैं, निज मतलब अपना होता है, वो समझ में आता है, तो आप कुछ भी बोल लें, शुद्ध अर्धचालक, नैज या निज अर्धचालक, समझ गए होंगे। इसमें होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, हमेशा बराबर। अब लोगों ने क्या किया कि अशुद्ध अर्धचालक बनाए, और अशुद्ध अर्धचालक का मतलब आप समझ ही रहे हैं क्या, कि जब शुद्ध अर्धचालकों में कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती हैं और उन अशुद्धियों के कारण उसमें विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित होने लगती है,
तो वैसे अर्धचालक को हम क्या बोल देते हैं? अपद्रव्यी अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। फिर एक बार सुनिए, ऐसे अर्धचालक या ऐसे शुद्ध अर्धचालक, ऐसे लिखिए, जब शुद्ध अर्धचालकों में कुछ विशेष प्रकार की अशुद्धियां मिला दी जाती हैं तो उन अशुद्धियों के मिलने के कारण उनमें विद्युत प्रवाह होने की जो सहजता है और आसान हो जाती है और तेज़ी से विद्युत उसमें प्रवाहित होती है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? अपद्रव्यी या फिर अशुद्ध अर्धचालक। अब अशुद्ध अर्धचालक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, इनको आप यहीं समझ लीजिए। अपद्रव्यी अर्धचालक, जिसको अशुद्ध अर्धचालक भी हम बोल सकते हैं, उसमें दो प्रकार का होता है। एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक, एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक, और दूसरा होता है पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक। हाँ, एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक, एक होता है पी प्रकार का अर्धचालक। अच्छा, मैंने आपको बताया कि अशुद्धि मिलाई जाती है ना, तो जब दो चीज़ों को मिलाते हैं तो उसको हम डोपिंग बोलते हैं। डोप करना, मादन करना, दो चीज़ों को मिलाना। आप अगर आप गेम्स वगैरह देखते होंगे तो कई बार जब कोई गेम्स होता है तो उसमें बोला जाता है कि ये खिलाड़ी डोपिंग करते हुए पाया गया। डोपिंग मतलब क्या? वो अपने शरीर में शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ बाहर से ले रहा है। अब आप देखेंगे, अगर बायो पढ़े होंगे तो जो धावक होते हैं, दौड़ने वाले, वो प्रयास करते हैं कि वो अपने शरीर में छोटे बच्चों का ब्लड चढ़वा लें। छोटे बच्चों मतलब 10, 12 साल, 13 साल के बच्चों का ब्लड अगर मिल जाए तो अपने शरीर में हम चढ़वा लें। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों का जो रक्त रहता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहती है, और ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा से क्या हो जाएगा? उसको ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी। और ऐसे ही आप देखेंगे अलग अलग कुछ दवाइयाँ, कुछ स्टेरॉइड खाते हैं जिससे कि उनकी स्टेमिना बढ़ जाए, तो उसको डोपिंग कहा जाता है। डोपिंग टेस्ट करने वाली कई संस्थाएं भी हैं। खैर, अपने टॉपिक पे आ जाएं। एन प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं? तो हमने देखा कि जो सिलिकॉन या जर्मेनियम, कोई एक ले लो, तो इसमें हमने देखा कि बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब कोई ऐसी चीज़ पकड़ेंगे हम जिसमें या तो 5 हो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, या तो 3 हो, या तो 5 हो या तो 3 हो। क्यों? अभी समझ में आ जाएगा आपको। बहुत सिंपल बात है। देखिए, 4 है ये, अगर हम 5 लेंगे तो 4 क्या हो जाएंगे? इससे बंध बना देंगे, 8 हो जाएगा, स्थिर हो गए। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बच जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही बच जाएगा। नैज में क्या हो रहा था, शुद्ध में क्या हो रहा था कि न तो एक भी इलेक्ट्रॉन और न ही होल थे। जब गर्म करते थे तब क्या होता था? इलेक्ट्रॉन मुक्त होता था, होल बनता था, और दोनों की संख्या बराबर बराबर रहती थी। यहाँ पे विद्वानों ने क्या किया है कि ये 4 इनका तो फिक्स है, और इनको स्थायी बनने के लिए 8 चाहिए बाहरी कक्षा में, तो हम 5 वाला लेते हैं। इन 5 वाले में से 4 मिल के क्या कर देंगे? इसका बंध बनवा देंगे, और एक क्या हो जाएगा? खाली रह जाएगा। और एक खाली रह जाएगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? चालन बैंड में। तो अब खुद सोचिए कि एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक मॉलिक्यूल मिला रहे तब की बात कर रहा हूँ मैं। अब सिलिकॉन का एक मॉलिक्यूल पे तो हो ही ना, ऐसा काम होगा नहीं, कहीं पे होगा। तो जितने में डोपिंग करेंगे उतने एक एक इलेक्ट्रॉन बचेंगे, वो चालन में चले जाएंगे। तो इसका चालन में पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और बाद में जब बंध टूटेगा तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही होल। तो इलेक्ट्रॉन और होल टूटने के बाद तो बराबर रहेंगे, लेकिन पहले से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया है। इसलिए आप बोल सकते हैं कि जो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं उसमें बहुसंख्यक आवेश, ज़्यादा संख्या में आवेश कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज़्यादा है, और जब टूटना शुरू हुआ तब तो इलेक्ट्रॉन होल बराबर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन होल बराबर तो हुआ, लेकिन पहले जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था वो एक्स्ट्रा हो गया। इसलिए इसमें बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक आवेश क्या होते हैं? होल या कोटर।
अल्पसंख्यक मतलब कम होते हैं वो। फिर एक बार समझिए, n प्रकार का अर्धचालक क्या है, परिभाषा अगर हम देंगे तो जब किसी शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला पेंटावेलेंट, 5 संयोजकता मतलब क्या, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो 5 संयोजकता वाले तत्व को मिला दिया जाता है तो उस प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, n प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। थोड़ा सा और इसको समझा के मैं आपको बताऊं तो देख लीजिए, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, लिख लिए होंगे आप लोग, और एक बार थोड़ा सा और इस बात को मैं समझा देता हूँ। देखिए हमने, अच्छा 5 वाले होते कौन है, पेंटावेलेंट होते कौन है, तो पेंटावेलेंट आप देखेंगे एंटीमनी होता है, आर्सेनिक होता है, जिनके बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं को मिला देंगे हम। तो मैंने क्या किया, सिलिकॉन प्लस Sb एंटीमनी को मिला दिया, तो मिलाया तो क्या हुआ, देखिए ये 4 वाला है और ये 5 वाला है। तो हम देखेंगे सिलिकॉन जो है, एक सिलिकॉन और यहाँ एंटीमनी, पहले सिलिकॉन खुद अपना ले रहा था ना, अब मिल गया है तो नहीं लेगा, अब एंटीमनी से लेगा, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, 4 इसके पास थे, 4 यहाँ से मिल गए, 8 पूरा हो गया। लेकिन एंटीमनी वाला क्या होगा, एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो एक देखिए यहाँ बच गया। फिर ऐसे ही आगे एंटीमनी, ऐसे एक और यहाँ पे सिलिकॉन होगा, ये भी इससे Sb से, फिर एक और Sb, फिर और एक Sb, एक और Sb, ऐसे मिला होगा, तो इसके 4 पूरा हो गए और एक इसका 5 वाला है तो एक और बच जाएगा। तो ऐसे करके शुरुआत में ही जब डोपिंग करेंगे हम, मादन करेंगे, मिलाएंगे अशुद्धि को, तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन हमको पहले से ही मिल जाएंगे, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा कहाँ रहेंगे, चालन बैंड में। और बाद में जब गर्म होगा, ऊर्जा गैप कम रहता ही है, जब गर्म होगा टूटेगा, ये बंध जब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही क्या होगा, होल होगा। तो चलिए, जितने निकलेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल, ये तो बराबर है, लेकिन पहले से जो इलेक्ट्रॉन है उससे क्या पता चलता है कि n टाइप का जो होता है अर्धचालक, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, इसलिए हम बोलेंगे ये बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक आवेश हैं, और जो होल हैं उनकी संख्या कम रहेगी, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, अल्पसंख्यक आवेश हैं। तो ये अगर कभी डीप में जाके पूछना होगा तो आपसे पूछ सकता है कि n प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश होते हैं, क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉन। अल्पसंख्यक आवेश क्या होते हैं, होल या कोटर। कोटर क्या है, इलेक्ट्रॉन छोड़कर जब वहाँ से जाते हैं तो उनकी खाली सीट जो होती है उसको बोलते हैं होल या कोटर, क्योंकि वो धनात्मक जैसा काम करते हैं। क्यों धनात्मक जैसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आके कूदते हैं, तो प्लस से इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं, और प्लस जैसा वो काम कर रहा है, खींच ले रहा है इलेक्ट्रॉनों को, इसलिए उसको होल या कोटर बोल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने n प्रकार का अर्धचालक समझ लिया होगा। ऐसे अर्धचालक जिसमें 5 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाया जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, n प्रकार का अर्धचालक। n प्रकार का अर्धचालक अशुद्ध होता है, उस अशुद्ध अर्धचालक में जो मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मादक, और मिलाने की प्रक्रिया को बोलते हैं डोपिंग या मादन। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा इसमें हमने क्या मिलाया है, एंटीमनी मिलाया है ना, तो एंटीमनी क्या हो गया, मादक हो गया, और मिलाने की प्रक्रिया क्या हो गई, डोपिंग हो गई। ये समझ गए हैं, तो अगली चीज़ एकदम आसान है, इसी जैसा है। देखिए पी प्रकार में क्या होगा, तो आपको पता है कि चाहे सिलिकॉन ले लो चाहे जर्मेनियम ले लो, इनके बाहरी कक्षा में कितने हैं, 4-4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये चाहते हैं अपने आप को स्थिर अवस्था में लाना, तो एकदम 4 दे देंगे तब तो स्थिर ही हो जाएंगे। हमको तो क्या करना है, कुछ मुक्त करा लेना है इनसे पहले ही। तो हम क्या करेंगे, 3 वाले को मिलाएंगे, जिनकी संयोजकता 3 हो उनको मिलाएंगे, जिनकी संयोजकता 3 हो उनको मिलाएंगे। और रसायन विज्ञान आप पढ़े होंगे तो कई 3 वाले हैं। जनरली हम मान लेते हैं, ले लेते हैं एल्यूमिनियम, बोरॉन, और एल्यूमिनियम है, बोरॉन है, ऐसे और भी कई चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। अब इससे क्या होगा, तो देखिए अब इस बात को समझिए, अगर इसको आपने ये समझ लिए हैं तो थोड़ा एक बार उसको समझ लेते हैं कि उसमें क्या होगा। देखो जो पी प्रकार का अर्धचालक है उसमें जर्मेनियम ले लो, इस बार जर्मेनियम के 4 होंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये एक, ये एक, ये एक, ये एक,
लेकिन मिलाएं इसमें क्या है, हम ट्राईवैलेंट 3 संयोजकता वाला मिलाए हैं। तो 3 संयोजकता वाला मिलाने से क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैं जैसे मान लीजिए हमने एल्युमिनियम मिला दिया है, तो एल्युमिनियम ये एल्युमिनियम ये एल्युमिनियम यहाँ पे एल्युमिनियम। अब खुद सोचो कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं और चारों इनके साथ मिल रहा है, लेकिन एक एल्युमिनियम ऐसा है कि इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यहाँ पे मतलब जर्मेनियम एल्युमिनियम से मिलेगा तो कई बार क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाएगी, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगी मतलब बोलेंगे कि एक सीट खाली रह गई और वो होल कहलाएगा। मतलब पहले से ही एक होल है और जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई होगी उतने होल होंगे। तो पहले से उतने होल हैं और जब ये टूटेंगे तो टूटने के बाद क्या होगा, होल और इलेक्ट्रॉन बराबर निकलेंगे। तो होल और इलेक्ट्रॉन बाद में तो बराबर निकलेंगे, लेकिन शुरू में डोपिंग करने के कारण क्या हो गया है, होल पहले से ही हैं, तो इसमें होल ज़्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो यहाँ आप क्या बोलेंगे कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश होल होते हैं, क्योंकि पहले से ही वो हैं कुछ, और बाद में टूटते हैं तो दोनों बराबर बराबर निकलते हैं, तो जोड़ देंगे तो होल ज़्यादा हो जाएगा। तो होल बहुसंख्यक आवेश होते हैं और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश होते हैं। लेकिन अर्धचालकों में धारा बहेगी कैसे, तो दोनों के कारण, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण। मैंने विद्युत वाले टाइम पर भी आपको बताया और यहाँ ही बता रहा हूँ कि धारा बहाने के लिए जिम्मेदार होल और कोटर दोनों होते हैं। तो आप एक बार रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिएगा इसको कि अर्धचालक क्या है। जल्दी जल्दी मैं बोलूँ तो बोल सकता हूँ कि अर्धचालक क्या है, ऐसे पदार्थ जो सामान्य ताप पर तो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक मतलब जो कोई अशुद्धि न मिलाने पर काम करता हो अर्धचालक जैसा। अशुद्ध अर्धचालक जो अशुद्धियों को मिलाने से बनता हो, डोपिंग करने से बनता हो। 2 प्रकार का, एन प्रकार का, पी प्रकार का। एन प्रकार क्या है, जब शुद्ध में 5 संयोजकता वाला मिलाएंगे तो एन प्रकार, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे, होल कम रहेंगे। पी प्रकार का, जब शुद्ध में 3 संयोजकता वाला मिलाएंगे तो हम बोलेंगे पी प्रकार का, इसमें होल ज़्यादा रहेगा और इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे। लेकिन अर्धचालकों में धारा का बहाव हमेशा ही क्या होगा, होल और, या कोटर बोले उसको, कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होगा। तो इस तरीके से हमने अर्धचालक के बारे में पढ़ लिया, अर्धचालक युक्तियों के बारे में पढ़ लिया। अब एक और बात यहाँ थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद मुख्य अपने टॉपिक पर आ जाएंगे जो हमारे सिलेबस का है। देखिए, अब एक बात आपको और मैं यहाँ समझा दूँ कि क्या फ़ायदा है इससे। देखिए, अगर आप कोई धातु लेंगे, धात्विक चालक लेते हैं, कोई भी धात्विक चालक लेते हैं, धातु या धात्विक चालक बोलिए आप उसको, धात्विक चालक, इसमें धारा बहेगी। आप लोहा ले लीजिए Fe, आप एल्युमिनियम ले लीजिए, आप कॉपर ले लीजिए, धारा बहेगी इसमें। और एक है यहाँ पे अर्धचालक, अर्धचालक। तो आप देखते हैं यहाँ पे कि जब धात्विक चालक गर्म होते हैं, गर्म होते हैं मतलब क्या, ताप जब इनका बढ़ता है, ताप जब इनका बढ़ता है तो इसमें बहने वाली धारा धीमे हो जाती है, इसमें बहने वाली धारा धीमे हो जाती है। और धीमे को मैं आपको यहाँ बताऊँ तो उसको एक शब्द यूज करते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब क्या है, धारा के मार्ग में जो रुकावट पड़ता है उस रुकावट को हम बोलते हैं प्रतिरोध। विद्युत वाला चैप्टर जब आप भौतिकी में पढ़ेंगे तो इसको और ढंग से पढ़ पाएंगे। मैं सिंपल ये बता रहा हूँ आपको कि ये प्रतिरोध और प्रतिरोधक कभी हमको सुनना ही है इस लेक्चर में कई बार। तो प्रतिरोध मतलब क्या है, जो धारा के मार्ग में रुकावट पड़ता है उस रुकावट को हम क्या बोल देते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अब धात्विक चालक जो होते हैं गर्म होते हैं अर्थात ताप बढ़ता है,
तो उनका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। प्रतिरोध बढ़ता है, बताइए प्रतिरोध बढ़ेगा जब रुकावट ज़्यादा बढ़ेगी तो धारा सही से चलेगी क्या? तो धारा नहीं चलेगी सही से। धारा क्या हो जाएगी, जो धातु है उसमें धारा का चालन, जिसको चालकता बोलते हैं, धारा कितनी अच्छे से चल रही है, तो चालकता उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध ज़्यादा हो गया है, रुकावट ज़्यादा आ गई है। तो क्या बोलेंगे, धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और उनकी चालकता, चालकता मतलब क्या, विद्युत धारा जो चलती है उसकी बात कर रहे हैं। चालकता को हम चाहें तो परिभाषा से बता सकें, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। अभी चालकता उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब धारा कम बहने लगता है, सही नहीं होता है। बाद में ऐसा होते होते आप देखेंगे कि वो सर्किट फट भी जाता है, टूट जाता है। तो इसलिए देखते हैं कि जब कोई हम लोग उपकरण चलाते हैं, टीवी या कोई चीज़ चलाते हैं, तो हम बोलते हैं अरे बंद कर दो नहीं तो जल जाएगा, बंद कर दो नहीं तो जल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बहुत देर तक चलाएंगे तो गर्म हो जाएगा, जब गर्म हो जाएगा तो वो धारा को बहने नहीं देगा, रुकावट डालेगा, और धारा जब रुकावट पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, ब्रेक करेगी, सर्किट को तोड़ेगी। जैसे मान लीजिए एक नली में पाइप चल रहा है, पानी चल रहा है, और रुकावट कम है तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। लेकिन अगर उसका एक हिस्सा हम क्या करें, कहीं से बंद कर दें, तो फिर क्या होगा, रुकावट पड़ जाएगा, फिर वो क्या करेगा, पाइप को ही फाड़ देगा पानी। तो वैसे ही ये स्थिति है कि गर्म होता है, प्रतिरोध बढ़ता है, चालकता कम हो जाती है, हमें बंद करना पड़ता है। तो ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जब गर्म हो तो और अच्छा धारा चले, प्रतिरोध कम हो जाए। अर्धचालकों में ऐसा है, देखिए जब ताप कम रहता है, ऐसे नीचे तीर दिखा रहा हूँ, ताप कम होता है तो प्रतिरोध मतलब क्या, धारा नहीं बह पाती है। तो मान लेते हैं कि रुकावट ज़्यादा है, प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए तो सामान्य ताप पर उसमें धारा नहीं बनती है। धारा नहीं बनती है तो भी हम इस प्रतिरोध का कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं कि प्रतिरोध धारा के मार्ग में बहुत रुकावट है, इसलिए बह नहीं पा रही है। जैसे जैसे ताप को हम बढ़ाना शुरू करते हैं, क्या होता है, प्रतिरोध घटने लगता है, प्रतिरोध घटने लगता है। और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि ताप बढ़ रहा है, प्रतिरोध घट रहा है, मतलब रुकावट धारा के मार्ग में कम पड़ेगा, चलाते रहो, बंद करने का कोई टेंशन है ही नहीं। गर्म होगा तभी अच्छा काम करेगा। तो आजकल देखिए आप जो उपकरण हम लेते हैं उसको 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन तक लगातार चले तब भी कुछ नहीं होता है। आप लैपटॉप को ही देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लैपटॉप हमारा 2-3 दिन तक लगातार चल रहा है, फिर भी नुकसान नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अर्धचालकों का प्रयोग कर रहे हैं हम, और अर्धचालकों का प्रयोग करने से क्या हो रहा है कि ताप बढ़ने पर धारा के मार्ग में रुकावट अर्थात प्रतिरोध कम होने लगता है, घटने लगता है, और धारा बहुत आसानी से प्रवाहित होने लगती है। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा। एक और बात दिमाग में रख लीजिएगा, जैसे विद्युत अपघट्य मैंने पढ़ाया था, हालांकि ये तो टॉपिक का है नहीं मुद्दा। विद्युत अपघट्य, एक मिनट यहाँ लिखता हूँ, विद्युत अपघट्य की बात करें तो ये भी क्या होता है, जो द्रव होता है उसमें धारा बहती है ना, कोई द्रव ले लिए हैं उसमें धारा बहेगी तो उसको विद्युत अपघट्य बोलेंगे। तो ये जैसे जैसे गर्म होते हैं इनमें भी धारा क्या होती है, अच्छे से बहती है। तो इसमें भी बता सकते हैं कि क्या होता है, ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ाने पर धारा या प्रतिरोध कम हो जाता है। मैं यहाँ प्रतिरोध लिख के नीचे तीर दिखा दे रहा हूँ, प्रतिरोध घटता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है और कम करने पर प्रतिरोध बढ़ता है। मतलब गर्म होंगे तो अच्छा चलेगा, ठंडे रहेंगे तो कम चलेगा, सही से नहीं चलेगा। तो ये जो अर्धचालक से जुड़ी बातें मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे का जो, इसके अगला लेक्चर जो होगा, उस लेक्चर में जो हमारे सिलेबस में उपकरण पढ़ने हैं अर्धचालकों से, उसकी बात कर लेंगे। और मुझे लगता है कि वो लेक्चर छोटा ही होगा। इस तरीके से हमारा अर्ध इलेक्ट्रॉनिकी वाली बात ख़त्म हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिकी की बात ख़त्म कर लेंगे तो हम फिर सूचना और संचार की बात करेंगे। तो ठीक है, इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, अगली कड़ी यहीं से शुरू करेंगे जहाँ से छूटा है ये। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।